Good morning, all of you. My colleagues, friends, and students, and you're very capable people. And you know, we were doing Naya Kashmir. Yes, sir. So we have already done a lot of it, and let me recapitulate and see how much of it we remember. How much of it we remember? Acha, can you tell me when did the Pakistanis send their Qabilis to? In which month were Qabilis sent to Kashmir? October 1947. Yes, it was. They sent here. The Qabilis were sent to Kashmir in October 1947. We are discussing Kashmir post 1947. अच्छा मुझे बताया जिस वक्त कबायली यहाँ आए हैं, जिस वक्त कबायली यहाँ आए उस वक्त यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन था? जिस वक्त कबायली यहाँ आए उस वक्त यहाँ कौन प्राइम मिनिस्टर था? मेहरचंद महाजन। और महाराजा कौन था? महाराजा हरि सिंह। अरे महाराजा हरि सिंह, इसमें सोचने की क्या बात है? 1947 अक्टूबर में महाराजा हरि सिंह यहाँ महाराजा था, है कि नहीं? और मेहरचंद महाजन क्या था? मेहरचंद महाजन था प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मेहरचंद महाजन से पहले कौन प्राइम मिनिस्टर था? बोलो। मेहरचंद महाजन से पहले कौन प्राइम मिनिस्टर था कश्मीर का? अरे आरसी काक, रामचंद्र काक। अच्छा, आरसी काक ने महाराजा हरि सिंह को एडवाइस किया और उसको कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट करो। उस एग्रीमेंट का नाम क्या था? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। क्या था उसका नाम? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या होता है कि हमें टाइम दे दो, हमें मौका दे दो सोचने का, चाहे कि हम पाकिस्तान से जाएं या कश्मीर के साथ जाएं या इंडिया के साथ जाएं। अच्छा, आप ये चीजें याद रखो ना, ये तो मैं रिकैप्चुलेट करता हूँ। अच्छा, अब बताओ जी आप लोग 1947 अक्टूबर में जिस वक्त यहाँ पर कबायली आए उस वक्त शेख साहब कहाँ था? शेख साहब जेल में था। शेख साहब जेल में। अच्छा, अब 1947 में जब कबायली आए यहाँ तो महाराजा हरि सिंह ने क्या रिएक्शन की? उसने अपना फौज भेजा। जब फौज भेजा तो वो सारी फौज मारी गई। तो जब सारी फौज मारी गई तो महाराजा हरि सिंह की क्या रिएक्शन रही? उसने अपना रातों रात अपना बिस्तरा बांध दिया और जम्मू गया और खुद ड्राइव करके गया अलॉन्ग विथ हिज पीपल। अच्छा, सेंटर ने वहां से उनको सेंटर ने वहां से भेजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसका नाम था, उसका नाम क्या था? क्या था उसका नाम? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब मुझे भी इस वक्त भूल गया, खैर वो बाद में याद आएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसका नाम आपने लिखा है। सेक्रेटरी ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भेजा तो सुनो ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भेजा और जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ आया तो मेनन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था मेनन जब यहाँ आया तो उसने जब देखा कि कबायली तो पूरे पहुंच गए शाल्टिंग तक तो फौरन वापस गया और सेंटर को आगाह किया कि हालात ऐसे हैं। और तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम यहाँ फौज भेजेंगे। लेकिन वो कैसे फौज भेजते जितनी देर तक कोई काज नहीं होगा? उन्होंने कहा जी पहले इल्हाक होना चाहिए तभी जाके फौज भेजेंगे। फिर इल्हाकनामा महाराजा हरि सिंह ने किया, उस पर शेख साहब ने भी दस्तखत किया और उसके बाद क्या हुआ कि डैट फौज आई और फौज ने अपनी एक्शन शुरू की। जब फौज ने अपनी एक्शन शुरू की तो लड़ाई चालू और दोनों साइड से चालू। तो इतनी देर में जवाहरलाल नेहरू ने जो ये लड़ाई का केस था वो यूएनओ ले लिया। कहाँ ले लिया? यूएनओ ने क्या किया? उन्होंने कहा जी आप सीज फायर को क्या करो? सीज फायर। सो सीज फायर डिक्लेयर हुआ। जब सीज फायर डिक्लेयर हुआ तो जो लाइन इस वक्त आपको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर लड़ाई बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1947 में सबसे पहले शेख साहब को जेल से निकाला गया और उसको चीफ इमरजेंसी ऑफिसर बनाया। क्या बनाया गया? चीफ। और 1948 में शेख साहब को क्या बनाया? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, और महाराजा हरि सिंह को क्या हुआ? महाराजा हरि सिंह ने अपने लड़के को महाराजा बनाया और वो कौन सा साल था? 1949। वो 1949 में। महाराजा हरि सिंह ने ऐसा क्यों किया?
क्योंकि महाराजा हरि सिंह को कश्मीर जम्मू कश्मीर आने से बैन लगाई गई। क्या लगाई गई? बैन। तो फिर उसको कहा जी आप अपना चार्ज अपने लड़के को दे। तो युवराज करण सिंह जो है वो कब बन गया यहाँ का महाराजा? 1949 में। जो बोलो 1949 बन गया ना। अच्छा, आगे चलते चलते क्या हुआ कि 1952 में करण सिंह को बन गया सदर रियासत। बन गया ना सदर रियासत। अच्छा, अब सदर रियासत जब वो बन गया 1952, 1953 ने उसमें शेख साहब को अरेस्ट किया। अब शेख साहब को जब अरेस्ट किया, उसका रीजन ये था कि शेख साहब असली कश्मीर को आजाद रखना चाहता था। तो इस कनेक्शन में उसने फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ बातें करनी शुरू की, कश्मीर में लेक्चर देने शुरू किए, लोगों को कहा कि हम आज़ाद हैं, हम हिंदुस्तान के साथ भी नहीं रहेंगे वगैरह। सारा ऐसा होता। सेंटर जो है वो एप्रीहेंसिव हुआ और उन्होंने उसको अरेस्ट किया और कितने साल तक जेल में रखा है? 11 साल। कितने साल जेल में रखा है? 11 साल। अच्छा, मगर इतने में क्या हुआ कि 1947 से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया था मैनिफेस्टो। क्या बनाया था? और नेचुरली ये शेख साहब का मैनिफेस्टो था, क्योंकि शेख साहब लीडर था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। 29 सितंबर 1944 को मैनिफेस्टो बना कि हमारा नया कश्मीर कैसा होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले क्या कहा? हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और उसके बाद उन्होंने पूरा मैनिफेस्टो का चार्ट बनाया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन की डेवलपमेंट होनी चाहिए, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होनी चाहिए, और किसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए? टूरिज्म की डेवलपमेंट होनी चाहिए, हेल्थ केयर होना चाहिए, विमेन्स एम्पावरमेंट होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैनिफेस्टो में सबसे पहले था कि हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर आया जी हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म करेंगे, फिर आया हम इकोनॉमिक प्लान्स बनाएंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, फिर आया एजुकेशनल डेवलपमेंट करेंगे, कल्चरल डेवलपमेंट करेंगे, और आया विमेन्स राइट्स के ऊपर काम करेंगे, और टूरिज्म पर काम करेंगे। तो इस तरह से सारी चीजें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी। अब क्या हुआ, जिस वक्त ये सारा हुआ, उनको पता था कश्मीर आजाद होने वाला है, तो इसलिए हमें पहले ही पता लगना चाहिए कि हमने नए कश्मीर में क्या करना है। तो शेख साहब जो प्राइम मिनिस्टर बना था, अब प्राइम मिनिस्टर वो 1948 में बना। 48 में बनते बनते ही उसने पहला अमेंडमेंट एक्ट बनाया। वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1948। उसमें यह था कि टेनेंट को कुछ राइट्स दिए गए। टेनेंट्स थे उस वक्त काश्तकार। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने 1950 में अबॉलिश किया क्या? जमींदारी, और अबॉलिश किया कर्जदारी। क्या जी, जमींदारों को, जो काश्तकारों को लैंड दे दो, लैंड टू टिलर्स हो गया। और इसमें यह हुआ कि 182 कनाल तक जिसके पास है उसको डिस्टर्ब मत करो, लेकिन 182 कनाल के बियॉन्ड जिसको है उसको लैंड जो है वो देना है काश्तकारों को, मलकियत के समेत। अच्छा, ग्रो मोर फूड का प्रोग्राम हुआ। ग्रो मोर फूड में क्या हुआ? एक तो हुआ कि काश्तकारों को जमीन दो ताकि वो अच्छी तरह से कम जमीन लगाएं। दूसरा हुआ कि जिनके पास लैंड नहीं है, ऐसे पेजेंट्स जो है, उनको गवर्नमेंट का लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आइडिया ये था कि सबों को जब अपनी मलकियत होगी अपने लैंड की, वो जबरदस्त काम करेंगे अपने लैंड पर और ज्यादा से ज्यादा फूड पैदा होगा। अच्छा, अब और क्या हुआ? ये सारी चीजें हो गई, लेकिन लैंड लेस लेबर जो थे, जैसे आर्टिजन है, जैसे बाकी लोग हैं जो मजदूर है वगैरह, लैंड लेस लेबरर्स के लिए कोई खास नहीं हुआ। वो बाद में जिस वक्त फिर बख्शी आया हुकूमत में, उसने उनकी मिनिमम वेज की, मतलब उनकी वेजेस बढ़ाई। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, हम आगे आगे चलते गए तो 1948 में इसने और क्या किया? एक तो हो गया ना, हाँ 1950 में हो गया ना जब। अच्छा, हाँ, अब इन्होंने अपने नया कश्मीर का एजेंडा पर काम करना शुरू किया। सबसे पहला था रिफॉर्म। किसका रिफॉर्म? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। एग्रीकल्चर रिफॉर्म आपको मैंने पहले ही बताया, उन्होंने कर्जदारी खत्म की थी, उन्होंने क्या कहते हैं जमींदारी खत्म की थी, उन्होंने इरिगेशन पर खास काम किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी, सेकंड 5 ईयर प्लान में, थर्ड 5 में इरिगेशन वाज द टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि इरिगेशन होगी तो तभी जाके तो आपको उपज हो जाएगी। अच्छा, लिफ्ट इरिगेशन, नए नए टेक्निक्स इरिगेशन के लगाए। ट्रैक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए ताकि बैलगाड़ी के बजाय ट्रैक्टर ही हल चलाए, मतलब टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो गया। बेटर सीड्स, बेटर फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड्स,
पेस्टिसाइड्स इनका इस्तेमाल हो गया और एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा अटेंशन दिया गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ एक तो एक्सपेंसिव, एक तो इंटेंसिव और एक्सपेंसिव। इंटेंसिव में था कि एक ही एरिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करे, एक्सपेंसिव में था ज्यादा से ज्यादा लैंड जो है एक्सटेंसिव रादर देन एक्सपेंसिव, इट इज एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव होता है मोर एंड मोर लैंड बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। आर यू अंडरस्टैंड, दोनों चीजों का इस्तेमाल। अच्छा, और क्या हुआ फिर बाद में था भाई, हमने ये था पॉलिसी ऑफ स्टेट को कैसे बनाए। फिर आया ये आइडिया, नहीं जी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा, सड़कें बढ़ाई, सड़कें चौड़ी की गई। अच्छा, और क्या हुआ, स्कूल बने, कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटियां बनी। अच्छा, और क्या हुआ, और जनाब क्या हुआ कि दैट इंटरकनेक्टिविटी ऑफ रोड्स हुआ, डिफरेंट विलेजेस को कनेक्ट, बसें इंट्रोड्यूस हो गई, सराएं बन गई, सेक्रेटरीट बन गए, गवर्नमेंट बिल्डिंगें बन गई। इस तरह से क्या हुआ कि दैट सबसे ज्यादा कोशिश रही कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा से बड़ा हो, ताकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा तभी जाके डेवलपमेंट हो जाएगी। डेवलपमेंट के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ हमने क्या करना है, हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या किया उन्होंने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ये किया, उन्होंने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाए। जैसे बरजुला में इंडस्ट्रियल एस्टेट है, जम्मू में इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया है उन्होंने, इसको क्या कहते हैं यहाँ अनंतनाग में इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया। उतना ही नहीं, उन्होंने सीको भी बनाया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्लान भी बनाया। और इस तरह से क्या हुआ, लोगों को कहा गया भाई आपको पैसा देंगे हम, आप अपनी इंडस्ट्री खोलो, आपको सब्सिडी देंगे, आपको लैंड देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन आप अपनी आइडिया ये है कि दैट जो ज्यादा से ज्यादा लोग इंडस्ट्रियां खोलेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब, देखो ना, जॉब्स भी क्रिएटेड, सर्विसेज भी क्रिएटेड, प्रोडक्ट्स, जॉब सर्विस एंड प्रोडक्ट्स। आपने और प्रोडक्ट निकालने थे, इसलिए क्या आपको आदमी चाहे, जब आपको आदमी चाहे तो जॉब्स क्रिएट हो गए, ठीक है कि नहीं। अच्छा, जब जॉब्स क्रिएट किया तो उस वक्त सर्विसेज भी क्रिएट हो जाती हैं। सो यू क्रिएट न्यू जॉब्स, यू क्रिएट न्यू सर्विसेज, यू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ को हेल्प मिलता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाता है। अच्छा, और क्या हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5.26 मिलियन अलॉट किए फॉर इंडस्ट्री। उस वक्त का 5.26 मिलियन बहुत रकम होता था, ये अलॉट किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। अच्छा, और क्या किया उन्होंने, जो हैंडीक्राफ्ट्स के लोग थे और जो इसको कहते हैं उन सबों को जनाब ट्रेनिंग देगी। जो आर्टिजन्स थे और क्राफ्ट्समैन थे उनको ट्रेनिंग देगी ताकि वो अच्छी अच्छी चीजें बनाएं। इसमें कारपेट वीविंग था, शॉल वीविंग था, पेपर मैशी था, प्लम्बिंग था, सिल्वर वेयर था, जो भी चीजें हम बनाते हैं उनको उनके क्राफ्ट्समैन था। अच्छा, और सिल्वर वेयर ही नहीं, हमारे पास त्राम का काम भी होता है, हमारे पास सोने का काम भी होता है। उन सबों को ट्रेनिंग दी गई ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं और इस तरह से क्या होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी लगे। अच्छा, और क्या हुआ, और भी एक बड़ी बात हो गई। नहीं, अभी का इंडस्ट्री में सबसे पहला इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन 1955 में हुआ। 1955 में सबसे पहला इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन हुआ। और इस इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन से क्या हुआ कि आम लोगों को पता लगा कि दैट कश्मीर में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं और कश्मीर से हम क्या चीजें ले सकते हैं। तो इस तरह से कश्मीर का आर्ट और क्राफ्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दिस वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन दैट वाज एवर हेल्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग। और हमने क्या किया इंडस्ट्री में, जरा देखो इंडस्ट्री में और क्या चीजें। अच्छा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या हुआ, और वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियल एस्टेट। अच्छा, सिलिकॉन वुलन इंडस्ट्रीज वेयर मॉडर्नाइज्ड है कि नहीं, सिलिकॉन वुलन इंडस्ट्री फर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। अच्छा, और ये सारे मेजर जो हो गए, अच्छा ये सारे मेजर जो हुए, इससे क्या हुआ, इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अच्छा, जिस वक्त हम कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसमें हमें भूल गया जो बानिहाल टनल भी बन गई उन दिनों।
Are you understanding? Banhal Tunnel was one that was made during this period. اور کیا ہوا تھا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ, یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ hospital, ہاں universities, cleaning of the connectivity, ہاں ڈال ڈیولپمنٹ بھی ہوا, ڈال ڈیولپمنٹ بھی ہوا. اور کیا ہوا, housing colony, ہاؤسنگ کالونیز بن گئی, اسٹیڈیم بن گئے جس میں بخشی اسٹیڈیم بھی ایک اسٹیڈیم ہے, universities, یونیورسٹی, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور میں کہتا ہوں جو بھی آپ دیکھیں گے نا انفراسٹرکچر, اس میں بخشی صاحب کا ہاتھ ہے. بخشی صاحب نے 11 سال میں اتنا کام کیا شاید ہی کس نے کیا ہو. ہی واز آن ہیز پوسٹ ہیز پروگرام, ہر پروگرام میں ہاتھ لگایا, ہر پروگرام کو آگے بڑھایا. حالانکہ یہ سارا پروگرام شیخ صاحب نے آلریڈی اس کا پلاننگ لے آؤٹ کیا تھا, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا. شیخ صاحب پیسہ نہیں لینا چاہتا تھا سینٹر سے, چونکہ وہ سینٹر سے پیسہ نہیں لینا چاہتا تھا, لیکن بخش نے کہا اگر ہم پیسہ نہیں لے لیں گے تو پھر ہم کیسے چلائیں گے, پھر تو ہمیں بہت ٹائم چاہیے. تو اس لیے کیا آپ کو پتہ ہے لونز بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ کو پتا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آپ کو خرچہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے. دیر آر سو مینی ایجنسی, ورلڈ ایجنسیز. وائی ڈو وی نیڈ. ابھی ہم کو یہاں پر اسکول میں فرنیچر بنانا تھا, ہمیں ٹائلیں لگانی تھی, ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا, ہم نے ادھار لیا. ادھار دے کے کیا ہوا کہ یکدم ہی ہم نے ٹائم جیتا. اگر ہم انتظار کرتے تو بہت ٹائم لگتا. تو اس نے کہا یار ہمیں بڑا ٹائم لگے گا اگر ہم خود ہم, اس لیے اس نے لون لے کے ساری چیزیں فٹافٹ بنائی. تو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. تو اس طرح سے شیخ صاحب کی پالیسی اور اس کی پالیسی میں فرق. اس نے کیا کیا, اس نے ایجوکیشن مفت کر دی فرام نرسری ٹو یونیورسٹی لیول. اور اس نے کیا کیا, اس نے کہا اناج مفت بانٹے. اس نے ہر ایک چیز کشمیریوں کو اس کو پوری کھلی طرح سے اپنا یہ تھا اس کا انفراسٹرکچر. اچھا پھر ہم نے کون سا ڈیولپمنٹ, ہم نے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بھی ڈسکس کیا. پھر ہم نے کون سا ڈیولپمنٹ رہ گیا, ٹوریزم کے لیے اس نے کیا کہا, کشمیر چلو پروگرام. اچھا ٹریول ایجنٹس ہر اسٹیٹ میں لگائے, ہر اسٹیٹ میں کیا لگائے, ٹریول ایجنٹس لگائے. اور اتنا ہی نہیں, اس نے کیا کیا, اس نے جناب جو تھا نا یہ پرمٹ سسٹم وہ ختم کیا تاکہ ٹورسٹوں کو کوئی دقت نہ ہو جائے. اس نے انٹر کنیکٹیوٹی کی وجہ سے بھی ٹورسٹوں کو بڑا فائدہ ہو گیا. ہوائی جہاز چلنے لگے, ہوائی جہاز چلتے آج کل بھی آپ کو مارننگ فلائٹ ایوننگ فلائٹ ہوتی ہے, وہ ٹورسٹ کے لیے ہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے اس نے جناب بس سروسوں کو امپروو کیا. بانہال ٹنل بن گئی تھی, اس سے بھی کافی فائدہ ہو گیا ٹورزم کو. اچھا اور کیا ہوا, اور جناب گیسٹ ہاؤسز کھولے, سرائیں کھولی, ریسٹورینٹس کھولے, نئی جگہیں ٹورزم کی ڈسکور کی, اور اس طرح سے ٹورزم کو. اچھا اور کیا ہے, میں نے کہا نا ٹریول ایجنٹس. اچھا پروگرام کشمیر کے بارے میں کتنا خوبصورت وغیرہ, اس کا ایڈورٹیزمنٹ ہوتا رہا, ساری کنٹری میں اس کا ڈول بجتا ہے. جشن کشمیر ہوتا تھا جس میں جناب جشن مناتے تھے کہ دیکھو کشمیر کتنا خوبصورت ہے. سمجھا ہے کہ نہیں. اچھا پھر جناب کیا ہوا, اور کیا تھا اس میں ٹوریزم میں ہم نے اور کیا کیا, پبلسٹی ونگس کو پبلسٹی ہوتی تھی, امپروومنٹ آف ایئر اینڈ روڈ سروسز, abolition of permit system, construction of hostels, guest houses and warehouses and sarais, construction of tourist centers in every state. Travel guides were published and distributed throughout the country. And film industry was encouraged to come to Kashmir. Is that true? Yes, sir. اچھا نئی جگہ ڈسکور کی گئی تو اور ٹوریزم کو خوش آمدید کیا جاتا تھا ہر سمے, کرٹیسی. آپ کو پتہ ہے ایک سلوگن ہے, کیا سلوگن ہے, کہتے ہیں جو اسٹرینجر ہوتا ہے, جو آؤٹ سائڈر ہوتا ہے, وہ خدا کا خاص بندہ ہوتا ہے. کہتے ہیں دیوو بھوا. کون دیوو بھوا, اتتھی دیوو بھوا. اتتھی ہوتا ہے جو باہر سے آئے, مہمان. اتتھی دیوو بھوا. ٹورسٹ ور کنسیڈرڈ ایز مہمانس. آپ کو نہیں پتا ہے کشمیر میں ویسے ہی مہمان تھا, کیونکہ ہماری کشمیر میں ایسا ہے کہ شروع سے ہی دیکھو کیا ہوتا تھا. جب مغلز ہوتے وہ سمر میں آتے تھے اپنا سارا عملہ لے کے,
اور ہمارے جو کرافٹ مین آرٹزن تھے یہ سارا سال کام کرتے رہتے تھے ان کے لیے, اور جس وقت وہ آتے تھے وہ ان کے سارے کام کو سراہتے تھے اور لیتے تھے اور ان کا روزی روٹی چلتا تھا. تو لیکن اس حساب سے کیا ہوگا کہ ہمارے جین میں ہی ایک ہاسپٹلٹی کا, انٹرٹینمنٹ کا, ہاسپٹلٹی کا, لوگوں کی خدمت کرنے کا, لوگوں کو خوش کرنے کا ہمارے جین میں ہی ایک یہ ایلیمنٹ ہے. آج بھی آپ دیکھو گے, آپ کوئی بھی اسٹرینجر آتا ہے آپ اس کو بہت زبردست ویلکم کرتے ہیں, پھر اس کو چائے کے ساتھ پتہ نہیں کتنی بسکٹ کی ورائٹی لگاتی ہے. اچھا اتنا ہی نہیں, دیکھو اور کیا یہاں پر ایسا تھا جس کو ہم کہتے ہیں نا یار, جو بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کشمیر میں بڑے یار یہاں تو لوگ بہت پیار کرتے ہیں, ایسا کہتے ہیں. اور آپ کو پتا فلڈ آیا نا, فلڈ میں ہم ایک دفتر میں گئے تو وہ باہر کے لوگ ہیں, انہیں کہا یار فلڈ آیا, ہم تو اپروٹ ہو گئے لیکن ہم جو ہمارا مالک مکان تھا ہم اسی کے پاس بیٹھے. تو یار انہوں نے ہمیں ایسا ٹریٹ کیا, ہمیں نہیں لگا کہ ہم کسی اسٹرینجر جگہ, ہم ان کے ساتھ بزنس کی بات ہے, ادھر سے وہ صرف کشمیر کی تعریف کرتے. یہاں پر بی ایڈ میں ہر ولیج میں بی ایڈ کالج تھا. یہ ملٹن سی کا ٹائم تھا 1990 کا, اور 90s کا. اچھا پھر وہ لڑکے مجھے بولا میں بی ایڈ کالج کا پریزیڈنٹ ہوں, انہوں نے کہا یار اور میں ہندو ہوں. انہوں نے آپ ہندو نہیں, ہندو کے ساتھ بات کہتے لوگ کہتے ہیں یہاں پر ملٹنس ہیں, مجاہد ہیں وغیرہ, مگر یہاں تو لوگ بہت پیار کرتے ہیں. میں نے کہا بیوقوف کہیں گے, وہ مجاہد اخباروں میں ہوتے ہیں اور یہاں کے عام لوگ جو ہے یہ ایسا ہی کرتے ہیں. میں نے کہا کشمیر کا دوسرا نام جو ہے وہ پیار ہے, اور کشمیر کے لوگ جو ہیں یہ کیا ہیں, یہ خدائی ہیں, اسپرچل پیپل ہے. یہاں پیرور تھی, ہم ہر ایک کو سینے سے لگاتے ہیں. یہ ٹوریزم ہمارے پاس کلچر ہی تھا آف انٹرٹیننگ پیپل. وہ کلچر کیسے بنے گا, کیونکہ یہ اسٹیٹ ہی ٹورسٹ اسٹیٹ ہے. یہاں پر ہر سمے ٹورسٹ آتے تھے, وہ ہمارے لیے چیزیں, ہم ان کے لیے چیزیں بناتے, وہ خریدتے اور اس سے کیا ہوتا تھا, ہماری روزی روٹی بنتی تھی. تو دس از ہاؤ ٹوریزم. ٹائم گیا کتنا ہو گیا. I thank you very much. We will continue this program because this Kashmir Naya Kashmir program will take 3-4 sessions. So this was the second session of the and try to remember the things that we are discussing. God bless you.